हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9th विज्ञान रिवीजन क्लास है ये आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वार्षिक एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट पहला, हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए अध्याय मतलब इसमें अध्याय में जो पॉइंट दे रखे इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो अध्याय समीक्षा। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वैज्ञानिक उसे पदार्थ कैसे कहते हैं। तो संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिक उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान यानी कि आयतन घेरती है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, वो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है यानी कि कुछ न कुछ वेट होता है और जो स्थान घेरती है, क्या घेरती है, स्थान। यानी कि मान लो ये जगह है और यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है तो इसके ये जो नीचे वाला स्थान है वो इसने घेर लिया, यानी कि अब इसकी जगह कोई दूसरी वस्तु नहीं आ सकती है, यानी कि इसने स्थान घेर लिया, इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। देखिए आगे, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्व वायु पृथ्वी अग्नि जल और आकाश से बना बताया है। प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक थे उन्होंने पदार्थ को पंच तत्वों से मिलकर बना बताया कि वायु पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, वायु से, पृथ्वी से, अग्नि से, जल और आकाश से मिलकर बना होता है। और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि पदार्थ वापस इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, इन्हीं से मिलकर बना है, लास्ट में इन्हीं में ये विलीन हो जाता है। अब देखिए आगे, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे ये कण है और ये कण है तो इनके बीच क्या होती है, खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है पदार्थ के कणों के बीच। ये पदार्थ के कणों के गुण है। आगे देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील यानी कि चलते रहते हैं, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ऐसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ का कण है और ये कण है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा, और जैसे जैसे अपन उसका ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे पदार्थ की जो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी, स्पीड में भागेगा। अब देखिए आगे, पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। अंतर्मिश्रित किया जाता है क्यों, क्योंकि इनके मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान हो जाता है, इसलिए दूसरा कण यहाँ पे आके इसके बीच में आ जाता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अब देखिए विसरण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है, पॉइंट है, विसरण। विसरण किसे कहते हैं कि दो विभिन्न पदार्थ यानी कि अलग अलग पदार्थ है तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, आपस में अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अपन कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, वो अपने आप मिल रहे आपस में, उसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतराअणुक बल भी कहा जाता है। पदार्थ के कणों को आपस में जोड़ने का कार्य एक बल द्वारा किया जाता है, उस बल को क्या कहते हैं, अंतराअणुक बल। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यह बल कणों को एक साथ रखता है, इसे अंतराअणुक बल कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की क्या बनती है, अवस्था, यानी कि ठोस, एक तो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसीय स्टेट। ठीक है, अब देखो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पदार्थ के जो कण हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। पदार्थ के कण बहुत पास पास में होते हैं, पदार्थ के कण ऐसे बहुत पास पास में होते हैं क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ज़्यादा चिपके रहते हैं। लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में क्या होता है, पदार्थ के कण थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मतलब ठोस की तुलना में। और तीसरी बात करते हैं अपन गैसीय स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था। गैस अवस्था देखो, गैस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते
क्योंकि इनके मध्य जो आकर्षण बल है बहुत क्या होता है, कम होता है। तो ये पदार्थ के कणों के अपन गुणों की बात कर रहे हैं कि पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गतिशील रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। पदार्थ के कण एक दूसरे में साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं क्योंकि इनके रिक्त स्थानों के कारण। दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। फिर पदार्थों के कणों के बीच बल कार्य करता है, इसे अंतराणुक बल कहते हैं, जिसे ये कण साथ साथ में रहते हैं। पदार्थों के मध्य आकर्षण बल अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इनकी अवस्थाएं बनती है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए आगे, पदार्थ की ये अवस्था इनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। ठोस टूट तो सकते हैं लेकिन इनका आकार बदलता नहीं है। अब देखिए आगे, द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता, जिस बर्तन में इसे रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। देखो, जैसे मान लो ये जैसे बाल्टी, ये जैसे अपन इस पात्र की बात करते हैं, जैसे ये बाल्टी की बात करते हैं, जैसे मैंने पानी को इसमें डाला तो ये पानी बाल्टी के आकार का हो जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं एक लोटे की बात करते हैं, ये जैसे लोटा है, ठीक है, सही से बना नहीं लेकिन समझ जाना भावनाओं को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस लोटे में डाला इस पानी को तो ये लोटे के आकार का बन जाएगा पानी, ठीक है। मान लो कोई घड़ा है और मैंने क्या किया, इस पानी को इस घड़े में डाल दिया, ठीक है। तो वो पानी इस घड़े के आकार का हो जाता, यानी कि द्रव को, यहाँ पे उदाहरण पानी ले रहे हैं लेकिन द्रव को जिस भी पात्र में रखते हैं अपन उसी का आकार ले लेता है, उसी के आकार का हो जाता है। तो इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता लेकिन आयतन फिक्स होता है। जैसे कि 20 लीटर पानी है तो वो 20 लीटर ही रहेगा, दूसरे में डालने पर 20 लीटर से कम नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि पात्र छोटा पड़े तो अपन पात्र बड़ा ला सकते हैं, लेकिन पानी 20 लीटर तो 20 लीटर ही रहेगा। अब देखिए आगे, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में देखो, द्रव में ठोस, द्रव और गैस, यानी द्रव में ठोस का भी विसरण हो सकता है, द्रव का भी विसरण हो सकता है और गैस का भी, यानी कि ठोस का भी विसरण हो सकता है, द्रव का भी विसरण हो सकता है, किसमें, द्रव में, और गैस का भी विसरण हो सकता है। अब देखिए, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ठोस की तुलना में द्रव फटाफट मिक्स होते हैं अपने आप में एक दूसरे में। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोस में जो रिक्त स्थान कम होता है लेकिन द्रवों में रिक्त स्थान थोड़ा ठोस की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। संपीड्यता का मतलब है अपन उसको, जैसे ये मान लो ये गैस के कण है, ये जैसे गैस के कण है, ये पूरा गैस यहाँ तक, ठीक है। अपन इसको, यहाँ पे पिस्टन है तो अपन इसको जैसे देखो सही से बनाते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये यहाँ पे गैस भर रखी है इसमें और यहाँ पे एक पिस्टन है, ठीक है। इस पिस्टन को मैं दाब लगा के इन गैस के कणों को, जैसे मैंने यहाँ पे बल लगाया तो पिस्टन मान लो यहाँ आ गया, ये सारे गैस के कण इसमें यहाँ तक आ जाएंगे। यानी कि इसको अपन ने मैंने क्या कर दिया, इसको बल लगा के इसको संपीड़ित कर दिया। तो मतलब गैस के कणों को अपन संपीड़ित कर सकते हैं। तो देखिए लिखा है इसमें कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है और इसी संपीड्यता के गुण के कारण गैसों को सिलेंडर में भरा जाता है। अब देखो, तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जैसे मान लो ठोस है, इसको अगर मैं ताप बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे ताप बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो कि जो कण है वो एक दूसरे से, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और कण एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जैसे दूर हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। और द्रवों को और में अधिक अगर तापमान बढ़ो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि तापमान बढ़ाने से अवस्थाएं बदली जा सकती है, ठोस से द्रव में और द्रव से किस में, गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो ताप है वो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। यानी कि गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, गलनांक, यानी किसी को गलाना, यानी कि ठोस को किस में बदल रहे, द्रव में। मान लो कि जैसे बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़, और फिर क्या है, पानी। बर्फ़ का गलनांक, यानी बर्फ़ को कितने डिग्री पर गला के मैं इसको पानी बना सकता हूँ, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री पे, 0, यानी कि बर्फ़ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो गलनांक कहलाता है, यानी कि किसी भी ठोस पदार्थ को जिस ताप पर गलता है
और वो गल के किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता, गलनांक कहलाता है। जैसे मान लो किसी पदार्थ का गलनांक होगा, जैसे मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2 डिग्री से नीचे 1 डिग्री 0 डिग्री पे वो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसको थोड़ा ताप बढ़ा के कितना कर दूँ, 2 डिग्री कर दूँ, तो ये किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो ये 2 डिग्री उस ठोस का गलनांक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस ताप पर वो पदार्थ, ठोस पदार्थ गल के किस में कन्वर्ट हुआ है, द्रव में कन्वर्ट हुआ है। यानी कि गलनांक वह ताप है जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में बदलता है। देखिए आगे, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। तापमान को तो गलनांक कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिससे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए आगे, इस समझाता हूँ गुप्त ऊष्मा क्या होता है। कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद, जब गलनांक पर पहुंच गया, मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो पहुंच गया, मान लेते जैसे कोई ठोस था, वो मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से द्रव में बदला नहीं है। लेकिन फिर भी अपन उसको टेम्परेचर तो दे रहे, ताप तो दे रहे, लेकिन इस ठोस का तापमान बदलता नहीं है, यानी कि 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी अपन तापमान दे रहे हैं वो सारा का सारा वो जो ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो किस में काम आ रही है, उस ठोस को द्रव में बदलने के लिए काम आ रही है। यानी कि वो जो ऊर्जा एनर्जी है, जो भी अपन तापमान दे रहे हैं, वो तापमान किस में काम आ रही है, उसके मध्य जो बंद, जो कणों के मध्य जो बंद होते हैं, अंतराणुक बल होते हैं, उसको तोड़ने में, उस बंद को तोड़ने में वो ऊर्जा काम आती है, अवस्थाएं बदलने में वो ऊर्जा काम आती है। तापमान, उन कणों का तापमान अब नहीं बढ़ता, अब क्या होता है कि उनके मध्य जो बंद है ना, वो टूटते हैं। जो भी अपन अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं, अतिरिक्त तापमान दे रहे हैं, वो उन कणों का तापमान बदलने में काम नहीं आता, बल्कि किस में काम आता है, उनके मध्य बंद तोड़ने में काम आता है। इसलिए अपन कितना भी तापमान बढ़ाते जाए, 3 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान नहीं पहुंचेगा, जब तक कि वो पूरे से द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी कि अपन तापमान तो दे रहे, लेकिन अपन चेक करें कि तापमान बढ़ ही नहीं रहा है। ये तो कारण क्या है कि क्योंकि पूरा का पूरा तापमान उनके मध्य जो बंद है, अंतराणु बंद है, वो तोड़ने में इस काम आ रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए आगे, देखो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या थी। देखो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए, द्रव में। गलनांक जैसे मान लो 1 किलोग्राम ठोस है, उसके गलनांक पर यानी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लो वो द्रव में बदल रहा है, तो गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता थी, अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ठोस से किस में बदलना है, मेरे को द्रव में। तो जितनी ऊष्मा मेरे को उसको देनी होगी, वो उसको क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। यानी कि 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए उसके गलनांक पर जितनी ऊष्मा देनी होती है, उसको कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए आगे, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। देखो गलनांक तो किसे कहते हैं कि जिसमें पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है, यानी कि गल जाता है, उसको तो गलनांक कहते हैं। और वायुमंडलीय तापमान वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन होता है। ये जल का क्वथनांक होता है। आगे देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि कोई ठोस है, उसके बाद अपन बात करते हैं द्रव की, उसके बाद बात करते हैं अपन गैस की। तो होता क्या, देखो कि जब कोई ठोस को जब तापमान बढ़ाता है तो वो किस में पहले कन्वर्ट होता है, द्रव में। उसके बाद धीरे धीरे, और जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ को मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो वो जल में कन्वर्ट होगा, और जल का जैसे तापमान बढ़ाऊंगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाऊँगा तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो होती है नॉर्मल प्रोसेस।
ये तो होती है आम जिंदगी। और अपन बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की। किसकी बात करते हैं? मेंटोस जिंदगी की। तो इसमें क्या होता है, देखो उध्रुपातन में क्या होता है, जैसे कपूर, क्या होता है? कपूर। तो कपूर मेंटोस जिंदगी जीता है कैसे कि जब मैं उसका तापमान बढ़ाता, कपूर ठोस होता है, जब मैं इसका तापमान बढ़ाता तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता, बल्कि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं उध्रुवपातन। और ऐसे पदार्थों को कहते हैं, जैसे कपूर है तो उध्रुवपाती, क्या कहते हैं? उध्रुवपाती पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। मैंने पहले ही आपको बताया कि ठोसों के मध्य जो दूरी है वो कम होती है कणों के मध्य, द्रवों के मध्य थोड़ी ठोस की तुलना में ज़्यादा होती है, और गैसों के मध्य बहुत ज़्यादा दूरी होती है कणों के मध्य। अब देखिए आगे, ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 शुष्क बर्फ, इसको ड्राई आइस कहते हैं। CO2 यदि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। यह है कि क्या होती है कि ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। दाब बढ़ाओ और तापमान घटाओ तो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव में। दाब तो मैं बढ़ाता जाऊँ, एकदम इसको प्रेशर देता जाऊँ, इन कणों को मैं दाब बढ़ाऊँ, ऐसे दाब अंदर की तरफ ऐसे दाब बढ़ाऊँ और तापमान घटा दूँ, तापमान कम कर दूँ, तो ये गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? द्रव में। अब देखिए आगे की बात करते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखो, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। इसको अपन क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से क्या आती है? शीतलता आती है। देखो, वाष्पीकरण क्या होता है? अभी द्रव पूरा क्वथनांक तक नहीं पहुंचा और उससे ही पहले किस में कन्वर्ट हो गया? वाष्प में। तो इसको वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण से क्या आती है? शीतलता आती, ठंडक महसूस होती है। तो ये आपके जो अध्याय समीक्षा थी वो तो होगी पूरी, यानी अध्याय में जितने भी शॉर्ट जो नोट्स है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो सारी होगी आपकी पूरी। अपन बात करते हैं पाठगत प्रश्न की, जो पाठ के अंदर जो प्रश्न आए हुए इनकी बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से प्रश्न बनने की अधिकतर जो संभावना है वो इसी में से है, और आपके बहुत बढ़िया एग्जाम जाएगा। देखिए आगे, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है? देखो, कुर्सी है तो पदार्थ है, वायु है, बादाम है, शीतल पे आदि पदार्थ है। ये जैसे स्नेह है, घृणा है, विचार है, इत्र की सुगंध है, ये कोई पदार्थ नहीं है। बाकी कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पे आदि क्या है? पदार्थ है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। कारण देखिए, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। देखो, गर्मा गर्म खाने में क्या होता है? इस जो पदार्थ के जो कण है, खाने के जो कण हैं, उनमें क्या होता है? तापमान ज़्यादा रहता है तो वो ज़्यादा दूर गति करते हैं, इसलिए दूर से ही हमें उसकी सुगंध आ जाती है। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं और इधर उधर गति करने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंच जाती है। और ठंडे खाने में क्या होता है कि उनकी जो खाने की जो कण है उनमें क्या गतिज ऊर्जा होती नहीं, क्योंकि कणों की जो तापमान तो ज़्यादा है नहीं, तो गतिज ऊर्जा है नहीं, तो वो गति नहीं करते। अब देखिए आगे, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण विकसित होता है? देखो, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, यानी कि ये पानी है और जब ये गोताखोर तैरता है, ये इसके हाथ है, ये इसके पैर है, और जब ये तैर रहा है तो ये पानी को क्या करता है? ऐसे काटता हुआ आगे बढ़ता है। यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट
होता था। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिससे वो पदार्थ के कणों को ऐसे सरका के आगे बढ़ जाता है, साइड में करके आगे बढ़ जाता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो विशेषता अपने अभी ऊपर पढ़ा है शॉर्ट नोट्स में। तो देखिए पदार्थ के कणों की निम्न विशेषता होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, ये सब पदार्थ के कणों की विशेषता होती है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करो, किसका घनत्व ज़्यादा है और किसका घनत्व कम है। इनको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। वायु है, चिमनी का धुआं है, शहद है, जल है, चाक है, रुई है, लोहा। तो देखो लोहे का घनत्व सर्वाधिक ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें अणु सर्वाधिक पास होते हैं, इकाई आयतन में द्रव्यमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इन प्रश्नों पे विचार करो और इनको हल करने की कोशिश करो। देखिए आगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उस पर आप ध्यान देना। अब देखिए ये विसरण किसे कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के जो कण हैं जो आपस में स्वतः मिल जाते हैं, कोई बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको विसरण कहते हैं। गलनांक किसे, गलनांक मैंने आपको बताया था कि जो ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में। तो ठोस से द्रव में कन्वर्ट जिस ताप पर होता है उस ताप को गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, गलना का मतलब वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। क्वथनांक किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। देखो ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। देखो तो ठोस से द्रव में बदलना वो तो कहलाता है गलनांक, क्या कहलाता है, गलनांक। और द्रव से गैस में बदलना वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो देखो वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से किस में, कोई पदार्थ द्रव्य अवस्था से किस में बदलता है, गैस अवस्था में बदल जाता, उस ताप को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, क्या कर देता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना यानी द्रव से गैस में बदल जाता है, शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो अपन ने आगे बढ़ा है कि ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं अपन, शुष्क बर्फ कहते हैं। और ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात कर, अब देखिए पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम लिखिए। तो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए उत्तरदायी कारण जो मुख्य है वो है ताप। ताप बढ़ाने या कम करने से पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस, ताप बढ़ाने और कम करने से ये जो ठोस द्रव गैस है वो आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और दाब बढ़ाने पर भी ऐसा ही होता है। देखो दाब बढ़ाने पर गैस के कण पास आ जाते हैं, और ताप घटाने पर और दाब बढ़ाने पर तो ठोस गैस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और ज़्यादा अपन अगर ताप घटाए और दाब और ज़्यादा बढ़ाए तो द्रव से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार अपन दाब कम करें और ताप बढ़ाते जाए तो ठोस से द्रव, फिर और ज़्यादा ताप बढ़ाए और दाब कम, फिर कि द्रव से गैस में बदल जाते हैं। आगे अपन बात गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं। देखो गुप्त उष्मा मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन जैसे मान लो ठोस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपन द्रव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन ताप बढ़ाते जाए तो जैसे गलनांक, जैसे मान लो गलनांक की बात करें, ये ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। देखो जैसे मान लो इसका जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक है, कोई पदार्थ है इस ठोस है, उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक है। तो धीरे धीरे मैंने उसका क्या, जैसे ताप बढ़ाया तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो गया। मैंने ताप बढ़ाया, इसका तापमान बढ़ा, कणों का जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। फिर ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, फिर और बढ़ाया तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, ठीक है, यहाँ तक तापमान आ गया। लेकिन जैसे अब मैं गैस को और चालू रखता हूँ, यानी कि मैं तापमान बढ़ाते जाता हूँ, तो इसका तापमान, इन ठोस के कणों का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड कभी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक ये ठोस पूरा का पूरा द्रव में बदल नहीं जाता। यानी कि अपन जितना भी तापमान बढ़ा रहे, जितना भी अपन ताप दे रहे, वो सारा इस ताप से इस ठोस के जो कण है, ठोस के जो कण है उनका अब तापमान नहीं बढ़ के, बल्कि उनके मध्य जो बंध होते हैं ना,
वो टूटने में पूरा का पूरा तापमान काम आता है, यानी कि वो ऊष्मा पूरी की पूरी उनके मध्य बंध को तोड़ने में काम आती है, ना कि कणों का तापमान बढ़ाने में। अपन तापमान तो दे रहे हैं, लेकिन जैसे अपन थर्मामीटर लाके चेक करेंगे तो अपन सोचेंगे यार तापमान तो दे रहे हैं, लेकिन इसका तापमान बढ़ क्यों नहीं रहा है, यानी कि सारा का सारा तापमान आखिर में जा कहाँ रहा है। भाई 5 डिग्री से 6 डिग्री होना चाहिए, 7 डिग्री होना चाहिए, तो अपन तापमान दे रहे हैं लेकिन वो उसका बढ़ ही नहीं रहा है, तो अपन सोचेंगे कि सारा का सारा जा कहाँ रहा है, तो वो सारा का सारा उनके कणों के मध्य बंध तोड़ने में काम आ जाता है। तो देखिए, अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अथवा जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था यानी जैसे ठोस से दूसरी भौतिक अवस्था यानी जैसे द्रव में परिवर्तित होता है, तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है। उस ताप पर, उस एक नियत कांस्टेंट ताप पर, उस जैसे मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पर अपने को और ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करनी होती है, या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, देखो ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है, यानी कि अवशोषित करने में जितनी ऊष्मा काम आ रही है वो क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। भाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड 5 डिग्री सेंटीग्रेड आया, उसके बाद उसके 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो अपन ने सारी की सारी जो ऊष्मा दी ना, वो उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और वो ऊष्मा किस में काम आती है, उनके मध्य बंध के तोड़ने में काम आती है, तो वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब देखिए आगे, ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, जैसे मान लो चौक है, ये जो चौक का जो आकार है वो निश्चित होता है। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन भी स्थिर होता है। आयतन यानी कि जान मान लो जैसे कि कोई भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसको कहीं पे भी रख दो, अभी यहाँ पड़ा है, इसको मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो क्या इसके ये जो विमाएं बदलेगी, नहीं बदलेगी, तो इसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। बाह्य बल थोड़ा लगाए अपन तो उसका आकार नहीं बदलता है, ज़्यादा लगाने पर टूट जाता है, लेकिन आकार कम लगाने पर आकार अपना बनाए रखता है। अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैस से अधिक होते हैं। ठोसों में जो अंतराणुक बल होते हैं वो क्या होते हैं, द्रव और गैस की तुलना में अधिक होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये जो कण है वो बहुत पास होते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बल से आकर्षित करते हैं। अब देखो द्रव के गुणधर्म की बात करते हैं। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता, ठोसों का तो आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी बर्तन में रखते हैं उसका आकार ले लेता है। इनका आयतन निश्चित होता है, जैसे 20 लीटर पानी है तो 20 लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि एक पात्र से दूसरे पात्र में डाला तो वो 20 लीटर से 40 लीटर या 30 लीटर या 15 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता रहता है। द्रव में बहाव यानी ये बहते हैं जबकि ठोस नहीं बहते। इनका अंतराणुक बल ठोस से कम होता है। ठोस में जैसे कणों के मध्य बल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है कि द्रव में कणों के मध्य बल थोड़ा क्या होता है, कम होता है, और थोड़े क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, थोड़े दूर दूर रहते हैं। अब देखिए आगे, ठोसों की तुलना में गैस के गुणधर्म की बात करते हैं। गैस के गुणधर्म बिल्कुल सिंपल है। देखो ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है, यानी कि गैसों को अपन क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा जैसे गैस भरा हुआ है तो इसको अपन, जैसे ये पिस्टन लगा हुआ है तो इसको अपन ऐसे दाब दे के इसको गैसों को, कणों को बहुत पास ला सकते हैं। इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम होता है, कण बहुत दूर दूर रहते हैं। गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होता है, यानी कि ये एक दूसरे गैस के कण एक दूसरे में स्वतः और जल्दी मिल जाते हैं। ये ठोस, द्रव और गैस के गुण। अब अपन अतिरिक्त प्रश्नों की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण देकर समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालते तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। बीकर में लिया पानी, उसमें अपन ने KMnO4 लिया, KMnO4, और जैसे ही उसमें डाला तो अपन देखेंगे कि पूरे KMnO4 पूरे इस जल में फैल जाता, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है। और ये किस कारण होगा, क्योंकि जल के कणों के बीच जब खाली जगह होगी तभी तो पोटेशियम परमैंगनेट का कण वहाँ पे आएगा, तो जिससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कारण बताइए, क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती जिसमें उसको रखते हैं। तो सिंपल सी बात है
कि द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेज़ी से स्थान ले लेते हैं और पूरी तरह से भर देते हैं। देखो, इसका कारण ये है कि गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देते जिसमें उसको रखते थे। इसका कारण ये है कि गैसों के कणों के मध्य क्या होता है, जो अंतराणुक बल है वो बहुत कम होता है और ये एक दूसरे से क्या रहते हैं, पूरे दूर रहते हैं। जैसे मान लो इसमें अपन ने इसको रखा गैस को, तो गैस के कारण गतिज ऊर्जा भी उसकी ज़्यादा होती है। पूरे बर्तन में ऐसे क्या हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। पूरे बर्तन में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। यही कारण है इसका। अब देखिए आगे, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगती है और शीतलता आ जाती है। देखिए समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो, कुछ हार्ड नहीं है। देखो, जैसे कि मान लो अपन बात करते हैं, जैसे कि हथेली अपनी, ठीक है, ये अपनी जैसे ये, ठीक है, और ये अंगूठा, ठीक है, और ये अपनी हथेली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या रखा, पेट्रोल रखा। क्या रखा, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या करता है कि पेट्रोल के कणों को उड़ने के लिए, पेट्रोल के कणों को उड़ने के लिए, वाष्पीकरण होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं, ऐसे हाथ से लेते। कहाँ से लेते, हाथ की हथेली से लेते हैं। और पेट्रोल के कण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। और जब उड़ गए और हाथ की हथेली से उसने ऊर्जा ली, तो सिंपल सी बात है कि हाथ की हथेली ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहाँ से ऊष्मा उन्होंने ले ली, यानी गर्मी वहाँ से उन्होंने ले ली, तो हाथ की हथेली वहाँ से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार गर्मियों में जो घड़े होते हैं, घड़े में जैसे पानी भरा होता है, तो घड़े में पानी भरा होता है तो उसमें भी यही होता है कि जब घड़े में पानी भरा होता है तो घड़े में क्या होता है, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र। इन छिद्रों के माध्यम से पानी को उड़ना है, कि गर्मी है और पानी को जैसे तापमान मिलता है तो पानी उड़ने लगता है, ठीक है, वाष्प में बदलने लगता है। तो ये कहा जाता है, इसके ऐसे आ जाता है, घड़े की सतह पर आ जाता है। और वहाँ से अब पानी को वाष्पीकरण होने के लिए अब क्या, देखो जैसे पानी पूरा यहाँ आ गया और पानी जैसे जहाँ पे घड़ा रखा है वहाँ पे भी पानी है, ठीक है। अब पानी को वाष्पीकरण होने के लिए, पानी का वाष्पीकरण होने के लिए पानी क्या करता है, घड़े से ऊर्जा ले लेता है। पानी के कण क्या करते हैं, घड़े से ऊर्जा ले लेते हैं। और जहाँ पे भी पानी पड़ा तो वहाँ पे आसपास से सारी ऊर्जा ले लेते हैं और वो पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, वाष्प में बदल जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। इससे जहाँ से घड़े के जिस भाग से उन्होंने ऊर्जा ली है वो भाग ठंडा हो जाता है, और जहाँ पे घड़ा पड़ा है उसके आसपास भी जिस भाग से उन्होंने ऊर्जा ली है, उसमें ली है, वो भाग भी क्या हो जाता, पूरा ठंडा हो जाता है। देखिए आगे बात करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाता है। उदरोपातन मैंने आपको बताया था कि द्रव अवस्था में, ये मेंटोस जिंदगी वाला, जैसे देखो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर है तो द्रव अवस्था में नहीं आता बल्कि सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदरोपातन कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, जैसे मान लो जैसे चाय की बात करते हैं अपन, तो जैसे एक तो चाय किस में है, देखो सुनो ध्यान से, एक तो चाय है आपकी कप में, किस में है, कप में चाय, ठीक है, और एक आपने ली प्लेट में चाय, किस में ली, ये प्लेट ऐसे सही बता देते हैं, एक आपने ली प्लेट में चाय, ठीक है। तो प्लेट वाली जो चाय है और ये कप वाली चाय, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल इसके कप वाले के ऊपर वाले क्षेत्रफल कम है और प्लेट में ये जो पूरा क्षेत्रफल, चाय का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो कण उड़ेंगे, सारे के सारे कण उड़ जाएंगे। यहाँ पे जो गरम गरम है वो सारे उड़ जाएंगे, और यहाँ पे गरम गरम इतने ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे, गरम कण नीचे भी होंगे, ठीक है। तो इसमें चाय क्या हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, और कप में चाय थोड़ी धीरे ठंडी होती है। तो देखो सतह क्षेत्र पर बढ़ने पर, सतह का जो क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, और सतही क्षेत्र पर बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है और पदार्थ वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, वायु में जितनी जलवाष्प ज़्यादा होगी उससे क्या कहते हैं, आर्द्रता भी ज़्यादा है।
तो जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घटती है। मान लो वायुमंडल में अगर जल वाष्प ज़्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा, और वायुमंडल में अगर जल वाष्प कम है तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस होती है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करना। तो गर्मियों में क्या होता है कि वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, इसलिए सारा का सारा जल किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो सतह पे पड़ा है वो सारा वाष्पीकरण की उस टाइम क्या होती है, दर भी बढ़ जाती है और वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है जल। देखिए आगे, अब देखिए वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और वहाँ पे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था है प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन का बल्ब है के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, नियॉन गैस, और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस भरी होती। विद्युत ऊर्जा जब अपन प्रवाहित करते हैं तो ये जो गैस है वो आयनीकृत हो जाती है, और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिससे बल्ब चमकता है और ऊर्जा प्रकाश देता है, जिसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। जो अंदर पदार्थ जो बनता है उसको क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो ये अपने पढ़ रखा है। देखो, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, पदार्थ के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में वो सारी की सारी ऊष्मा काम आती है। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे बात करते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 kg ठोस को उसके द्रव में बदलने के लिए उसके गलनांक पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम, देखो संगलन में तो गलना है नहीं, ठोस से द्रव, और वाष्पीकरण यानी कि द्रव से गैस, दोनों समान परिभाषा है। इसमें क्या है कि 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। और संगलन में क्या होता है, 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए, इसमें 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है, संघनन यानी पास आना, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडी होकर किस में बदल जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है, संघनन कहलाती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो वाष्प के कणों में और उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। वाष्प के कणों में ऊर्जा अधिक और उसी तापमान पर पानी के कणों की ऊर्जा कम। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित की है, जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होता है, क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में उसने क्या अतिरिक्त ऊष्मा भी ग्रहण की है। देखिए आगे, गलनांक या क्वथनांक में अंतर। देखो गलनांक तो क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, यानी ठोस से किस में बदलने लगता है, द्रव में, और क्वथनांक में क्या, द्रव से किस में बदलने लगता है, गैस में। और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, ठोस का गलनांक होता है और द्रवों का क्या होता है, क्वथनांक। 3 उद्रवपाती पदार्थों के नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपूर, नेप्थेलीन और अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये 3 उद्रवपाती पदार्थों के नाम है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर हो जाता है पूरा। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बनने की संभावना है और बढ़िया से एग्ज़ाम आपका जाएगा।